होता है जब एक हंसती खेलती फैमिली अपने सुनसान सी फार्म हाउस में ट्रिप पे जाके एक अजनबी से मिलते हैं और फिर वही अजनबी बन जाता है उनके परेशानी का कारण। यहाँ तक कि अपने बच्चों को भी खोने की आ जाती है नौबत। आखिर ऐसा क्या होता है उस फैमिली के साथ, जानने के लिए इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल द सिनेफाइल गर्ल। तो आज मैं काले जादू वशीकरण पर बनी अजय देवगन की शैतान मूवी को एक्सप्लेन करने जा रही हूँ। मूवी के शुरुआत में हमें एक इंसान को दिखाया जाता है जो जंगल से एक मरे हुए चूहे को उठाकर ले जा रहा था। इस सीन का मतलब हमें मूवी के एंडिंग में पता चलता है, इसीलिए इस सीन को ज़रूर याद रखना। इसके बाद मूवी का सीन शिफ्ट होता है एक हाई स्कूल में, जहां एक कार के अंदर अजय देवगन एज कबीर और उनके साथ एक छोटा सा लड़का, उनका बेटा जिसका नाम था ध्रुव, दोनों वेट कर रहे थे। कबीर की बेटी जिसका नाम था जानवी, वो दोनों उसी को पिक करने के लिए आए हुए थे। जानवी के आने के बाद तीनों मिलके घर चले आते हैं। घर पे आने के बाद जानवी अपने डैड से लद्दाख ट्रिप के लिए परमिशन मांग रही होती है और बहुत बोलने के बाद कबीर मान जाता है, जिससे जानवी बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है। पर जानवी की मॉम ज्योति इस बात से उतनी खुश नहीं दिखती। इसके बाद पूरी फैमिली मिलके अपने लंदन ट्रिप की स्लाइड्स देखने लग जाते हैं। फिर नेक्स्ट डे फुल फैमिली अपने कार में बैठ के अपने फार्म हाउस के लिए निकल पड़ते हैं। रास्ते में जाते जाते वो बहुत सारी फ़ोटोज़ लेते हैं और बहुत ज़्यादा एंजॉय करते हैं। उसके बाद ध्रुव को सुसु आ जाती है और वो कबीर को साइड में गाड़ी रोकने के लिए बोलता है। एक रोड साइड ढाबे में कार रुकती है और फिर सीन शिफ्ट होता है ढाबे के वॉशरूम में, जहाँ पे इस मूवी के विलेन की एंट्री होती है। आर माधवन, जिन्होंने मूवी में बनराज का किरदार निभाया है, वो फ़ोन पे अपनी बेटी से बात कर रहे होते हैं और कबीर उनकी बातें सुनते सुनते वॉशरूम से निकल जाता है। जिसके बाद फुल फैमिली मिलके खाने पे बैठते हैं। फिर जानवी बटर में डूबा हुआ एक पराठा उठा के बोलती है कि वो ये नहीं खा सकती। उधर कबीर चाय का टोकन लेने जाता है और 500 का नोट निकालता है, क्योंकि उसके पास छुट्टे नहीं होते। पर दुकानदार 500 का नोट लेने से साफ मना कर देता है और कबीर बिना टोकन लिए ही वापस चला आता है। तभी वहाँ पे बनराज की एंट्री होती है और वो 3 चाय की ग्लास लेके कबीर के टेबल पे रखता है और उनको चाय ऑफर करता है। फिर कबीर उनको अपने साथ बैठने के लिए इनवाइट करता है। वनराज अपने आप को इंट्रोड्यूस करता है और कबीर उन्हें अपने फैमिली के साथ इंट्रोड्यूस कराता है। वनराज जब चाय का ग्लास जानवी के सामने रखता है तो जानवी बोलती है उसको चाय का स्मेल बिल्कुल नहीं पसंद। फिर वनराज अपने फ़ोन का लॉक खोलता है और कबीर को अपने बेटी की फ़ोटो दिखाता है। उसके बाद वनराज जानवी से बात करने लगता है। तभी कबीर का कॉल आ जाता है और वो वहाँ से उठ के बाहर चला जाता है। बातों ही बातों में वनराज जानवी को एक लड्डू देता है और जब ध्रुव उसे खाने के लिए अपने हाथ आगे बढ़ाता है तब जानवी फट से वो लड्डू खा जाती है, जिसे खाने के तुरंत बाद ही जानवी को बहुत अजीब फील होता है। और यहीं से आती है कहानी में ट्विस्ट। वनराज जानवी को पराठा खाने बोलता है और जानवी बिना रुके उसी पराठे को खा जाती है, जिसको खाने से वो थोड़ी देर पहले मना कर रही थी। पराठा खत्म करने के बाद जब वो वनराज की तरफ देखती है तो वनराज उसे पानी पीने के लिए बोलता है और जानवी पानी पीने लगती है। जानवी को खुद नहीं पता था कि वो क्या कर रही है। उसको बहुत ज़्यादा अजीब लगने लगता है और वो कबीर को वहाँ से चलने के लिए बोलती है और फिर सब ढाबे से निकल जाते हैं। इधर जब कबीर और ध्रुव दुकान से कुछ खरीद रहे होते हैं और ज्योति फ़ोन में बिजी होती है, तभी बनराज कार के पास आके जानवी को एक बिस्किट का पैकेट देके फार्म हाउस पहुँच के खाने के लिए बोलता है और वहाँ से चला जाता है। फार्म हाउस पे पहुँच के जब ज्योति और कबीर सामान लेके अंदर चले जाते हैं तब जानवी अकेले कार के अंदर बैठ के सारे बिस्किट्स खा जाती है। फिर सब मिलके फार्म हाउस के स्विमिंग पूल में बहुत सारी मस्ती करते हैं और इसी दौरान ज्योति का फ़ोन पानी में भीग जाता है और वो अपने फ़ोन को सुखाने के लिए चावल के डब्बे में रख देती है। इसके बाद ज्योति जब बाल सुखाने के लिए छत पे जाती है तभी उसको गेट के बाहर वनराज खड़ा दिखाई देता है, जो कि घर के अंदर आने के लिए ज्योति को इशारा करता है। ज्योति भाग के जाती है और कबीर को ये बात बताती है। उधर कबीर के स्विमिंग पूल से उठने के पहले ही वनराज उसके घर पे घुस जाता है और कबीर से सामना होने के बाद वनराज उससे कहता है कि उसे बस अपना फ़ोन चार्ज करना है और चार्ज होते ही वो वहाँ से चला जाएगा। ये सुन के कबीर भी उसकी हेल्प करने के लिए रेडी हो जाता है। वनराज जानवी को चेंज करके फिर से नीचे आने के लिए बोलता है
और जब कबीर वनराज को चार्जर ला के देता है तो वो ज्योति को चाय बनाने के लिए कहता है। वनराज ज्योति को ब्लैक टी बनाने के लिए बोलता है और सबके रूम में जाने के बाद वो टेबल पे पैर चढ़ा के बड़े आराम से चाय पीने लगता है। उधर ज्योति को ये समझ में नहीं आता कि वनराज ने फार्म हाउस का पता लगाया तो लगाया कैसे, जिसके बाद हमें ये दिखाया जाता है कि वनराज जानवी से बात कर रहा है और उसके बारे में और जानकारी हासिल कर रहा है। पर ध्रुव बार बार आके उनको परेशान कर रहा था और जानवी को अपने साथ खेलने के लिए बुला रहा था। जानवी वनराज को ये भी बताती है कि वो अपने दोस्तों के साथ लद्दाख ट्रिप पे जाने वाली है। ये सुन के वनराज बोलता है कि वो लद्दाख नहीं जा पाएगी क्योंकि जानवी को उसके साथ चलना है हमेशा हमेशा के लिए। और जानवी ना चाहते हुए भी ओके बोलने ही वाली थी कि तभी ध्रुव का बॉल उन दोनों के बीच में आ जाता है, जिससे वनराज को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है। और वनराज जानवी को ये बोलता है कि अपने भाई के साथ इतना खेलो कि आज के बाद उसको खेलने का मन ही ना करे। फिर वो दोनों वहाँ से खेलने के लिए बाहर चले जाते हैं। उधर ज्योति को अचानक ध्रुव के चिल्लाने की आवाज़ आने लगती है। ज्योति जब खिड़की से झांक के देखती है तब उसके होश उड़ जाते हैं क्योंकि जानवी ध्रुव को इतने ज़ोर से झूला झुला रही थी कि झूला कभी भी टूट सकता था और दोनों गिर सकते थे। ज्योति भाग के झूले के पास जाती है और जानवी को झूला रोकने के लिए बोलती है, पर उस पे ज्योति की बातों का कोई असर नहीं होता और फिर वनराज आके जानवी को और तेज़ झूलने के लिए बोलता है और वो वही करती है। फिर वहाँ पे कबीर भी आ जाता है और वनराज जानवी को झूला रोकने के लिए बोलता है और जानवी रुक जाती है। दोनों झूले से नीचे आते हैं तो जानवी को अपने किए पे बहुत गिल्टी फील होता है, पर उसको कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि आखिर वो ये सब क्यों कर रही है। इसके बाद मूवी का सीन शिफ्ट होता है डाइनिंग रूम में, जहाँ फुल फैमिली मिलके बात कर रहे होते हैं कि तभी वहाँ पे वनराज भी आ जाता है और उनके फैमिली मैटर में इंटरफेयर करता है, जो कि कबीर को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। फिर जानवी ज्योति से बोलती है कि पता नहीं क्यों वो ना चाहते हुए भी वही सब कर रही है जो वनराज उसको करने के लिए बोल रहा है। डेमो के तौर पे वनराज जानवी को अपने बॉयफ्रेंड को कॉल करके ये बोलने के लिए बोलता है कि वो लद्दाख नहीं जा रही और वो उससे ब्रेकअप करना चाहती है, और जानवी बिना कुछ सोचे समझे वही करती है। कबीर और ज्योति को कुछ भी समझ नहीं आता कि वो ऐसा क्यों कर रही है। फिर कबीर गुस्से में आके वनराज को उसका जैकेट देता है और उसके घर से निकलने के लिए बोल देता है। वनराज एक बड़ी सी स्माइल के साथ ये कहता है कि जब तक उसका काम खत्म नहीं होता वो इस घर से कहीं नहीं जाने वाला। और कबीर वनराज का हाथ पकड़ के उसको घर से बाहर निकालने ही वाला होता है कि तभी जानवी आके उनका रास्ता रोक देती है। और कबीर जब जानवी को रास्ते से हटने के लिए बोलता है तब जानवी कबीर को जोर से धक्का देके बोलती है कि वनराज कहीं नहीं जाएगा। जानवी का ऐसा बिहेवियर देख के कबीर और ज्योति हैरान हो जाते हैं। फिर जानवी अपने मॉम को बोलती है कि वनराज जो भी कहेगा उसके लिए वो करना ज़रूरी है। कबीर को कुछ भी समझ में नहीं आता, पर ज्योति समझ जाती है कि वनराज ने उसके बेटी पर काला जादू करके उसको अपने वश में कर लिया है और अब जानवी वनराज के हाथ की कठपुतली बन चुकी है। इस बात को प्रूव करने के लिए वनराज जब जानवी को बैठने बोलता है तो वो बैठ जाती है और जब उठने बोलता है तब वो उठ जाती है। इसके बाद वो जानवी को रोने के लिए बोलता है तो जानवी तड़प तड़प के रोने लग जाती है। इन सब से ज्योति बहुत ज़्यादा डर जाती है और वो वनराज से पूछती है कि आखिर वो चाहता क्या है। फिर वनराज उन दोनों को अपने सारे फ़ोन्स लाने बोलता है और जानवी को सब तोड़ने के लिए बोल देता है। फिर जानवी से कह के सारे टेलीफोन और इंटरनेट लाइंस को भी काट देता है और उसको चाय पत्ती लाने के लिए कहता है। जानवी चाय पत्ती लेके आती है तो वनराज उसको सूखी चाय पत्ती खाने के लिए बोलता है। और जो जानवी सुबह तक चाय की स्मेल को भी नापसंद करती थी, वही बिना कुछ सोचे समझे मुट्ठी भर भर के चाय पत्ती खाए जा रही थी। ये सब देख के कबीर जब उसको रोकने के लिए जाता है तो जानवी कबीर को वनराज के कहने पे जोर से झापड़ लगाती है। फिर वनराज जानवी से अपने पैर दबवाता है और मुद्दे की बात पे आता है। वो कबीर और ज्योति को जानवी को दान करने के बारे में बोलता है और ये बात सुन के दोनों वनराज के सामने रोने लग जाते हैं और जानवी को स्माइल करने के लिए बोलता है तो जानवी जो स्माइल बैक देती है वो बहुत ही ज़्यादा अजीब होता है। जानवी के पेरेंट्स को ये बात समझ में आ जाती है कि वनराज सिर्फ जानवी को लेने आया है और वो तब तक उसको वहाँ से नहीं ले जा सकता जब तक कि उसके पेरेंट्स खुद अपनी मर्ज़ी से उसको दान ना कर दे। तभी जानवी वनराज के घुटने दबा देती है जहाँ उसको पहले से दर्द था
और वनराज जानवी को लात मार के नीचे गिरा देता है, जिससे कबीर का सर घूम जाता है और वो वनराज को दे दनादन मारने लग जाता है। वनराज मार खा के बौखला जाता है और जानवी को अपने भाई का सर फोड़ने के लिए बोल देता है और जानवी तुरंत जाके पास ही में खड़े ध्रुव का सर फोड़ के उसको लहूलुहान कर देती है। ये देख के वनराज जोर जोर से हंसने लगता है कि तभी घर का डोरबेल बजने लगता है। उसके बाद हमें घर के मेन गेट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे पुलिस आई होती है। डोरबेल बजाने के बाद भी जब घर के अंदर से किसी की आवाज़ नहीं आती तो पुलिस सीधा घर के अंदर आ जाते हैं और आके देखते हैं घर पे बहुत लाउड म्यूजिक बज रहा था और सब सोफे में आराम से बैठे हुए थे। पुलिस आके बोलती है कि उनको ज्योति के फ़ोन से मिस कॉल आए हुए थे और कॉल बैक करने पर भी जब किसी ने फ़ोन नहीं उठाया तो वो सीधा घर पे आ गए। ये बात सुन के ज्योति एकदम साफ मना कर देती है कि उसने कोई कॉल नहीं की थी और फिर किचन में फ़ोन लेने के लिए चली जाती है। ज्योति जैसे ही किचन में एंटर करती है तो उसे दिखता है कि जानवी बिल्कुल गैस सिलेंडर के ऊपर बैठी थी। गैस खुला हुआ था और उसके हाथ में माचिस थी। इधर कबीर या ज्योति अगर कुछ भी गड़बड़ करने की कोशिश करते तो उधर वो अपने बेटी के जान से हाथ धो बैठते। इसीलिए चाह के भी वो पुलिस को कुछ भी नहीं बता पाए। ज्योति आके कॉल करने का इल्ज़ाम ध्रुव पे लगा देती है और पुलिस वहाँ से चली जाती है। पुलिस के जाते ही ज्योति हाथ जोड़ के बनराज के सामने रोने लगती है कि वो जानवी को छोड़ दे और कबीर कहता है कि वनराज को जो चाहिए उसे मिल जाएगा, बदले में वो उनको बख्श दे। तो वनराज घर के सारे कीमती सामान लाने के लिए बोलता है और कबीर एक बैग में सब कुछ भर के उसके सामने ला के रख देता है। फिर वनराज वो बैग उठा के घर से बाहर निकल जाता है, पर उसके जाने के बाद भी जानवी बिल्कुल स्टैचू की तरह खड़ी रहती है और कोई रिप्लाई नहीं देती। तो वो समझ जाते हैं कि उनकी बेटी अभी भी वनराज के वश में है। फिर कबीर भाग के जाके दरवाज़ा खोलता है और देखता है कि वनराज ने उसके दिए हुए बैग को जला दिया था और उसके बाद वनराज अपना असली रंग दिखाना स्टार्ट करता है और कहता है कि 1000 सालों के बाद आज की वो रात आई है जो कि सिर्फ उसके लिए आई है, उम्रा की रात, जिसमें ग्रहण के बाद पृथ्वी पर घोर अंधेरा छाने वाला है और उसी वक्त वो कुछ ऐसा करने वाला है जिसके बाद इंसान उसके हाथ के कठपुतली बन जाएंगे और वनराज सबके लिए भगवान बन जाएगा। ये सब सुन के कबीर और ज्योति बहुत ज़्यादा डर जाते हैं और वनराज फिर से घर के अंदर चला आता है। फिर वो जानवी को अपने गाल पे ज़ोर ज़ोर से थप्पड़ मारने बोलता है क्योंकि उसने वनराज को चावल के डब्बे में छुपे फ़ोन के बारे में नहीं बताया था और जानवी तब तक अपने गाल में थप्पड़ मारती रहती है जब तक उसके मुंह से खून नहीं निकल जाता। कबीर ये सब देख के भी अनदेखा करके ध्रुव के कमरे में चला जाता है क्योंकि उसको पता था कि वो चाह के भी जानवी को नहीं रोक सकता। फिर वनराज जानवी को सॉन्ग लगा के डांस करने के लिए बोल देता है और वो इतना नाचती है कि नाच नाच के उसके सांस फूलने लग जाते हैं और वो हाँफने लगती है। और जब ज्योति उसको पानी लाके देती है तो वनराज उसको पानी भी नहीं पीने देता। फिर वनराज जानवी को किचन से चाकू लाने बोलता है और कहता है कि वो सोने जा रहा है और उसको ये ऑर्डर देता है कि कोई भी उसके करीब आए तो वो उसको चाकू भोंक दे और जानवी चाकू लेके वनराज को पहाड़ा देने लग जाती है। वनराज को सोते देख कबीर नीचे जाने की कोशिश करता है पर जानवी चाकू दिखा के उसको इशारों से मना कर देती है। पर कबीर जब फिर भी नहीं मानता तो उसे रोकने के लिए जानवी अपने पैंट में ही यूरिन कर देती है, जिसके बाद कबीर फिर से ऊपर कमरे में आ जाता है और ज्योति को इस बारे में बता देता है। ज्योति जाके जानवी का ड्रेस चेंज करवा देती है और जानवी के हाथ से चाकू छीन के सीधा वनराज पे अटैक कर देती है। उधर कबीर ऊपर के कमरे की खिड़की से बाहर जाके सीधा नीचे आ जाता है। जानवी चाकू उठा के ज्योति पे वार करने ही वाली होती है कि तभी कबीर आके उसको पकड़ लेता है और ज्योति वनराज को मार मार के उसका बहुत बुरा हाल कर देती है। फिर कबीर जानवी को सीढ़ी से बांध के वनराज का गला घोट के उसे अपनी बेटी को आज़ाद करने के लिए बोलता है। तो वनराज जानवी को तब तक जोर जोर से हंसने के लिए बोलता है जब तक वो मर ना जाए और जानवी पागलों की तरह हंसने लगती है, जो सुन के कबीर वनराज
वनराज को छोड़ देता है। उनकी हरकतों से वनराज इतना ज्यादा गुस्सा हो जाता है कि इसका बदला लेने के लिए वो जानवी को ऊपर जाके ध्रुव को जान से मार देने के लिए बोलता है। जानवी चाकू लेके दौड़ के ध्रुव के कमरे में जाती है तो कबीर और ज्योति भी भाग के जानवी के पीछे जाते हैं उसे रोकने के लिए। वो दोनों जानवी को पकड़ के दूसरे कमरे में ले जाते हैं और ज्योति जानवी को कस के थप्पड़ लगाती है, जिससे जानवी थोड़ा शांत हो जाती है और बैठ के रोने लगती है। तो ज्योति और कबीर को लगता है कि जानवी नॉर्मल हो गई है कि तभी अचानक जानवी उन दोनों को कमरे में लॉक कर देती है और चाकू उठा के फिर से ध्रुव के पीछे भागती है। ध्रुव डर के मारे कहीं पे छुप गया होता है और जानवी उसका नाम पुकार के उसको ढूंढने लग जाती है एंड फाइनली ध्रुव उसको घर के छत पे मिल जाता है। ध्रुव ने छत का दरवाज़ा अंदर से लॉक किया हुआ था, जो कि जानवी तोड़ देती है और लॉक खोल के अंदर आ जाती है और उधर कबीर भी लॉक किया हुआ दरवाज़ा खोल लेता है, जिसके बाद ध्रुव लैडर से और ऊपर चढ़ जाता है और जानवी भी उसके पीछे पीछे आ जाती है। और जब कबीर लैडर से ऊपर चढ़ने की कोशिश करता है तब जानवी उसके हाथ में चाकू भोंक के उसे गिरा देती है और लैडर ऊपर उठा लेती है। उधर ध्रुव हेल्प के लिए चिल्लाता है और कबीर ध्रुव को बचाने के लिए ग्राउंड फ्लोर की तरफ भागता है और उसके बाद वही होता है जो नहीं होना चाहिए था। कबीर के नीचे पहुंचने के पहले ही जानवी ध्रुव को उठा के छत से नीचे गिरा देती है और कबीर कुछ नहीं कर पाता। एक पल के लिए सबको ऐसा लगता है कि ध्रुव अब नहीं रहा कि तभी अचानक वो सांस लेने लगता है। ज्योति और कबीर इस हादसे से बहुत ज्यादा डर जाते हैं और जब उनके पास और कोई चारा नहीं बचता तब वो वनराज को ना चाहते हुए भी जानवी को अपने साथ ले जाने के लिए बोल देते हैं। उन दोनों के जाने के बाद ज्योति ध्रुव को कार में बिठा के हॉस्पिटल की तरफ ले जाती है और कबीर साइकिल में बैठ के जंगल के रास्ते जानवी को ढूंढने निकल पड़ता है। उसके बाद हमें ये देखने को मिलता है कि वनराज जानवी को अपने साथ जंगल के अंदर एक ऐसी जगह लेके गया होता है जहाँ पे जानवी की तरह और न जाने कितनी सारी लड़कियाँ मौजूद थी और वो सब भी जानवी की तरह वनराज की वश में थे। फिर सब मिलके जंगल के बीचों बीच एक खंडहर में जा पहुंचते हैं। इधर कबीर श्याम के घर जाता है और उसके फोन से जानवी का लोकेशन ट्रैक करने लगता है। फिर मूवी का सीन फ्लैशबैक में जाता है और हमें ये दिखाया जाता है कि कबीर ने पहले ही चुपके से वनराज का फोन लेके श्याम के फोन में लोकेशन शेयर कर दिया था, जिसके बाद वो उसी को ट्रैक करते हुए श्याम का बाइक लेके जंगल के रास्ते जानवी को ढूंढने निकल पड़ता है। इधर वनराज उस रिचुअल के लिए रेडी हो रहा होता है जिसके लिए उसने इतनी सारी लड़कियों को वश में कर रखा था। तैयार होने के बाद वो एक बड़े से अग्निकुंड के सामने जाके खड़ा हो जाता है और उसके बगल में एक गमले में बहुत सारी काली गुड़िया और एक लाल गुड़िया रखा हुआ होता है। वनराज सारे लड़कियों से कहता है कि जैसे जैसे वो काले गुड़ियाओं को आग में फेंकेगा उन सबको भी धीरे धीरे आग की तरफ बढ़ना है और जब लाल गुड़िया को आग में फेंकेगा तो सारे लड़कियों को भी आगे आके आग में कूद जाना है। फिर वनराज मंत्र पढ़ने लगता है और एक एक काली गुड़िया को आग में डाल के भस्म करने लगता है। उधर कबीर जब बाइक रोक के फ़ोन में लोकेशन चेक करने लगता है तभी कुछ किन्नर आके कबीर पे हमला कर देते हैं जो वनराज के ही लोग होते हैं। उनसे निपटने के बाद कबीर सीधा उस खंडहर में आ जाता है जहां वनराज जानवी के साथ बाकी लड़कियों की बलि चढ़ाने वाला था। कबीर दरवाजे पे खड़े होके सब देख ही रहा था कि तभी वनराज की नज़र कबीर पे पड़ जाती है और तभी एक किन्नर आके कबीर के ऊपर पीछे से वार करता है और कबीर को घसीट के वनराज के पास ले जाया जाता है और वनराज कबीर के सामने ही फिर से एक एक काली गुड़िया आग में डाल के अपना यज्ञ पूरा करने लग जाता है और आखिर में बारी आती है उस लाल गुड़िया की, जिसे आग में डालने के बाद सारी लड़कियां भी आग में कूदने वाली थी। वनराज उस लाल गुड़िया को आग में फेंकने ही वाला होता है कि तभी कबीर एक जलते हुए लकड़ी का टुकड़ा लेके वनराज के पैर में घुसा देता है और उसके हाथ से गुड़िया छीन के उसकी जवान खींच के आग में डाल देता है। उधर वनराज का मुंह खून से लथपथ हो जाता है और वो तड़प तड़प कर चिल्लाने लग जाता है। ये देख के सारी लड़कियां पागलों की तरह चीखती चिल्लाती कबीर के ऊपर हमला कर देती है और तभी कबीर वनराज की एक वॉइस रिकॉर्डिंग ऑन कर देता है जिसमें वनराज बोल रहा था कि तुम पहले की तरह मुस्कुराओ, तुम पहले की तरह नॉर्मल हो जाओ और मैं तुम्हें हमेशा हमेशा के लिए आज़ाद कर दूं, जो कि कबीर ने पहले ही धोखे से रिकॉर्ड कर लिया था। रिकॉर्डिंग सुन के जानवी के साथ साथ बाकी सब लड़कियां भी धीरे धीरे होश में आने लगती है और नॉर्मल हो जाती है। फिर दोनों बाप बेटी एक दूसरे से गले मिलके बहुत रोने लगते हैं। उसके बाद मूवी का सीन शिफ्ट होता है हॉस्पिटल में, जहाँ पे पुलिस आके कबीर को ये बताती है कि जानवी को मिला के वहाँ पे 108 लड़कियाँ थी और सबको अपने अपने फैमिली से मिलवा दिया गया है।
और वनराज लापता है और उसकी तलाश अभी भी जारी है। फिर हमें 1 साल बाद का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे हमें मूवी का वही पहला वाला सीन दिखाया जाता है, जिसमें एक आदमी एक मरे हुए चूहे को जंगल से उठा के अपने साथ ले जा रहा था और फिर उस आदमी का फेस रिवील होता है, जो कि और कोई नहीं बल्कि कबीर था। वो उस चूहे को अपने साथ लेके अंडरग्राउंड एक घर में जाता है, जहाँ पे उसने वनराज को लोहे की बेड़ियों से बांध के कैद करके रखा था। फिर वो एक खाने का पैकेट और उस मरे हुए चूहे को वनराज के मुंह के सामने लाके फेंक देता है। वनराज, जो कि कबीर की दुनिया छीनने चला था, आज वही लाचार और बेबस सा कबीर के सामने बैठ के भूख से तड़प रहा होता है। फिर कबीर उसे कहता है कि वो जहाँ पे रह रहा है अब वही उसका नरक है और कबीर उसका शैतान। ये बोल के कबीर वनराज के मुंह पे दरवाज़ा बंद करके वहाँ से चला जाता है और मूवी यहीं पे ख़त्म हो जाती है। तो हमारी आज की मूवी एक्सप्लेनेशन आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, और वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और नई मूवी एक्सप्लेनेशन के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।